हमारे मोहल्ले में एक अंधी भिखारन आती थी जो हमेशा मेरे घर के दरवाजे पर रुककर अजीब प्रार्थनाएं देती थी। मुझे उसके ऊपर तरस आता था, इसलिए मैं उसको खाना और कपड़े दे देती। एक दिन बाजार में थी तो मैंने देखा कि वही अंधी औरत एक महंगी गाड़ी से उतरी और उसने अपनी आंखों से काला चश्मा उतारकर ड्राइवर से बात की। मैं छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। उसने ड्राइवर को एक तस्वीर दी और कुछ ऐसा कहा कि वो सुनकर मानो मेरी आत्मा भी कांप गई। मेरा नाम सारथी है। मेरी जिंदगी में सब कुछ अचानक से खत्म हो गया था जब मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए थे। अब मेरी दुनिया बस एक ही रिश्ते के आसपास घूमती थी, मेरा बेटा विपिन। बस एक वही मेरा आखिरी सहारा था, जिसको सुरक्षित रखने का डर हमेशा मेरे दिल में बसा रहता था। मैंने विपिन को अकेले ही पाला पोसा था। मेरी सारी मेहनत, सारी प्रार्थनाएं बस उसी के लिए थी। मेरा घर मेरे लिए एक गरीबी की मिसाल था, जहां पर विपिन की मुस्कुराहट ही सबसे कीमती और सबसे बड़ा खजाना थी। पिछले कुछ दिनों से एक और मेंबर इस घर का खामोश बसने वाला बन गया था। मेरे हमदर्द दिल की वजह से जो बेसहाराओं के लिए उछलता था, वो अंधी फकीरनी जो सिर्फ मेरे घर का दरवाजा ही पीटती थी और आवाजें लगाती थी कि मैं दरवाजा खोले बिना नहीं रह सकती थी। फकीरनी की आवाज हमेशा हल्की पर डरावनी सी होती थी। वो गली में दाखिल होते ही अजीब अंदाज में पुकारती थी, कोई है जो ऊपर वाले के नाम पर इस अंधी को खाने के लिए रोटी दे सके। उसकी आवाज में गहरी थकन नहीं, बल्कि एक अजीब सी छुपी हुई ताकत और बेरुखापन होता था जो मेरी आत्मा को झंझोड़ डालता। मुझे उसको देखकर उस पर तरस आ जाता था, पर इस तरस में एक अनजानी खोज भी शामिल थी। मेरे मन में काफी सवाल थे जिनका जवाब अभी मेरे पास नहीं आया था। आओ अम्मा बैठो। मैं फौरन से बैठक के किनारे पर रखी हुई कुर्सी खींचकर ले आती और उस भिखारन को सहारा देकर बिठा देती। वो बूढ़ी थी, लेकिन जब भी मैं उनको सहारा देती तो वो मेरा बाजू इस तरह से पकड़ती जैसे कि वो मुझे नहीं, मेरे अंदर की हालत को, मेरी कमजोरियों को महसूस कर रही हूँ। उनका झुर्रियों से भरा चेहरा और वो काला चश्मा जिसके पीछे छुपे वो गहरे सुराख जहां पर कभी आंखें रही होंगी, मुझे अंदर तक हिला देती थी। और मैं हमेशा सोचती कि इस उम्र में इनका कोई सहारा क्यों नहीं है। वो मुझे अपने जैसी लगती, जिसका कोई नहीं था। मैं रोज उस फकीरनी के लिए खास तौर पर बचाकर रखा हुआ खाना लाकर देती थी। वो मेरे दिए गए खाने को बड़े आराम से खाती थी, कभी भी जल्दी नहीं करती थी। हर निवाले को चबा चबा कर उसका जायका महसूस करके खाया करती थी। वो जैसे सिर्फ खाना नहीं खा रही हो, बल्कि मेरे घर की बेसुकूनी, उसकी खामोशी और उसके गरीबी का भी अंदाजा लगा रही हो। उसका सर हमेशा झुका हुआ होता, पर उसकी गर्दन में एक हल्की सी हरकत रहती थी, जिसको देखकर मुझे लगता कि वो अंधी नहीं है, बल्कि आंखें बंद करके हर चीज को परख रही हो। खाना खाने के बीच में वो फकीरनी मुझसे बोलना शुरू कर देती। उसकी बातों का कोई सर पैर नहीं होता था, बहुत उल्टी सीधी बातें किया करती थी। वो मुझे इधर उधर की कहानियां सुनाती, कभी किसी बहुत दूर इलाके की बात बताती और कभी किसी बड़े घराने की तबाही का जिक्र करती। वो मंजू है ना, उसकी बेटी घर से भाग गई तो फिर उसके भाइयों ने उसको ढूंढकर मार डाला था। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल दहल जाता। हालांकि मैं उस मंजू नामी औरत को जानती ही नहीं थी, बस सुनकर ही हमदर्दी महसूस हो जाती और सुन लेती। पर उन सब बातों में मुझे हमेशा एक खास मकसद महसूस होता। मुझे लगता कि वो बातें नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ अपना वक्त पूरा कर रही है ताकि यहाँ ज्यादा देर तक रुक सके। शायद इसीलिए कि उसको दो कानों और एक हमदर्द दिल की जरूरत थी, जिससे वो अपनी बातें करके अपना मन हल्का कर ले, जो कि उसको मेरी सूरत में मिल गया था। वो कहती, बेटी तेरा ये घर बहुत ठंडा है। एक बार वो बात करते करते अचानक से ये कह गई कि इस घर की दीवारें बहुत मजबूत लगती हैं, ऐसी दीवारें जो बाहर की धूप और अंदर के साए को अलग अलग रखती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जी अम्मा, ऊपर वाले का शुक्र है, बस सर पर छत है, और क्या चाहिए। मैंने इस तरह से बात टाल दी, पर वो बार बार मेरे घर की बनावट, पर्दों की मजबूती और दरवाजे के कब्जों के बारे में पूछती रहती थी, जैसे कि उन्हें सिक्योरिटी में ज्यादा दिलचस्पी है। वो खाना खाने के बाद हमेशा चाय का कप नीचे रखती और उनका खाली हाथ तेजी से जमीन पर फैल जाता, जैसे वो फर्श की मजबूती को महसूस कर रही हों या वहां पर पड़े हुए रेत के जर्रे को गिन रही हों। एक बार मैंने उनको देखा
कि उन्होंने अपना हाथ बर्तनों की अलमारी की तरफ बढ़ाया और मेरे हाथ पकड़ने से पहले ही वापस खींच लिया। मैंने सोचा कि अंधे लोग दुनिया को छूकर ही जानते हैं, पर उनकी खोज से भरे वो हाथों की हरकत मेरे दिल में एक सवाल पैदा कर गई थी। आखिर किस चीज की तलाश में है? बेटी, तेरी आवाज में कितनी मिठास है। ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल बोल रही हो। एक बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस मिठास में एक अजीब सी ममता की खुशबू भी है, ऐसी खुशबू जो हजारों फूलों में नहीं मिलती। ये सुनकर मेरा दिल भर जाता। उनकी प्रार्थनाएं भी कुछ अजीब थी। वो कभी पैसों के लिए प्रार्थना नहीं करती, हमेशा जज्बाती आशीर्वाद देती थी कि ऊपर वाला तुझे हमेशा खुशियां दे और तेरा ये चांद सा बेटा तेरी गोद में हमेशा चमकता रहे। ये प्रार्थना हमेशा मेरे बेटे विपिन की तरफ इशारा करती थी और मैं हर रोज ये सोचकर तसल्ली से हो जाती कि फकीरनी एक साफ दिल की औरत है। पर दिल का एक कोना ये भी सोचता था कि क्या उसको पता है कि मैं अपने पति के जाने के बाद कितनी अकेली हूँ और विपिन ही अब मेरा आखिरी सहारा है। वो कभी कभी बात करते करते अचानक से खामोश भी हो जाती थी। वो खामोशी बहुत गहरी होती थी और मुझे महसूस होता कि वो इस खामोशी में मेरे घर के कोने कोने को, विपिन के कमरे की तरफ से आने वाली हर आवाज की परख ले रही हो। मुझे लगता कि उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, पर उसकी नजर किसी शिकारी की तरह तेज लगती। हल्की आवाज में की हुई बात भी वो सुन लेती है। एक दिन विपिन स्कूल से जल्दी आया और उस भिखारन को देखकर वहीं दरवाजे पर ठिठक गया। भिखारन ने फौरन से अपने हाथ में पकड़ा हुआ लकड़ी का डंडा जमीन पर जोर से टिका दिया और विपिन की तरफ गौर से मुंह करके बैठ गई। विपिन डरकर मेरे पीछे छुप गया। कौन है बेटी? उस भिखारन ने पूछा। उनकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी जो मैंने पहली बार महसूस की। अम्मा, ये मेरा बेटा है, अभी स्कूल से आया है। मैंने प्यार से विपिन को आगे किया और उसका हाथ फकीरनी के हाथ में दे दिया। भिखारन ने फौरन अपना हाथ हटा लिया। उसने उसको आशीर्वाद नहीं दिया और ना ही विपिन से कोई बात की, बस मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उस लम्हे भिखारन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गहरा पछतावा और फिर अचानक से एक ठंडी नपी तुली वाली मुस्कुराहट देखी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो दुख भरी नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश की कामयाबी का इशारा थी। भिखारन ने उस दिन चाय का कप भी जल्दी खत्म कर लिया। वो रोज की तरह लंबी बातें भी नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो उस जगह से जल्दी बाहर निकलकर किसी को रिपोर्ट देना चाहती हो। अब मैं चलती हूँ बेटी, उन्होंने कहा और मेरे सहारा देने से पहले ही खुद उठकर खड़ी हो गई। उनका चलने का अंदाज आज रोज की तरह डगमगाता हुआ नहीं था, बल्कि उनके कदमों में एक अजीब सी फुर्ती और तेजी थी, जैसे अपना रास्ता उनको याद हो और वो किसी के सहारे के बिना गली के कोने तक पहुंच सकती हैं। मैंने हैरानी से उनको जाते हुए देखा। मेरे दिल में पहली बार गहरा शक पैदा हुआ। मैंने फौरन से दरवाजा बंद किया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मेरा शक गहरा होता जा रहा था कि ये औरत अंधी नहीं है, ये शायद ये इतनी मासूम नहीं है जितनी नजर आती है, पर शायद ये मेरा वहम है। भला इस औरत ने मुझे क्या नुकसान देना था? अगले दिन मैं दरवाजे के पास गई। मुझे उनकी आवाज सुनने की आदत सी हो गई थी, जो मेरे कानों में पड़ती थी, पर आज वो मामूल ही टूट सा गया था, क्योंकि आज वो नहीं आई थी। मुझे लगा कि शायद उनको कोई दूसरा घर मिल गया होगा। हो सकता है कल आ जाए, पर इसी तरह एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया, जैसे एक सदी गुजर गई हो। हर फकीर का वो छुपा हुआ वजूद जो मेरी दहलीज के उस पार एक खामोश पहरेदार की तरह बैठा रहता था, अब वहां पर नहीं था। उनकी गैर मौजूदगी ने मेरे घर के दरवाजे को वीरान कर दिया और मैं हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले उस जगह को देखती जहां पर वो अपनी गठरी संभाले हुए सर झुकाए बैठी होती थी। पर आज वहां पर सिर्फ धूल थी और सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ रहे थे। साथ ही मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे थे कि ना जाने वो बेचारी अम्मा कहाँ पर गई होंगी। क्या किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई, या भूख प्यास ने उनकी जान न ले ली हो, या शायद वो किसी और बस्ती की तरफ निकल गई हो। पर मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि उनकी आंखों में जो ठहराव था वो किसी मुसाफिर का नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान का था जो अपनी मंजिल पा चुका हो या मंजिल की उम्मीद छोड़ चुका हो। मैं हर रोज दोपहर को उनके हिस्से का खाना बनाती, फिर रोटी के ऊपर सब्जी रखती, फिर उसको प्लेट में सजाकर दरवाजे तक ले जाती, लेकिन वहां पर कोई लेने वाला ही नहीं होता था। वो खाना वहीं पड़ा रहता, यहाँ तक कि रखे रखे सूख भी जाता या कोई चिड़िया आकर उसको खा जाती, पर मेरा हाथ नहीं रुकता था।
ये एक ऐसी आदत बन गई थी जिसने मेरी आत्मा को जकड़ लिया। मुझे लगता था कि अगर मैंने खाना नहीं निकाला और वो अचानक से आ गई, तो मैं उनकी गहरी वीरान आंखों का सामना कैसे करूंगी। उनकी खामोशी में एक ऐसी फरियाद थी जो मेरे दिल को हिला देती थी। रातों को मुझे नींद नहीं आती। बार बार ऐसा लगता कि शायद बाहर कोई आहट हुई है या शायद वो वापस आ गई हैं। लेकिन जब भी दरवाज़ा खोलकर देखती तो बाहर सिर्फ रात का सन्नाटा होता था। ये एक अजीब सा रिश्ता बन गया था जिसका कोई नाम तो नहीं था, पर वो आदत में आ गया था। वो भिखारन थी और मैं देने वाली, पर अब मुझे लग रहा था कि मैं उससे कुछ ले रही थी। शायद वो सुकून जो किसी की मदद करके मिलता है, ये शायद वो एहसास कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। मेरा बेटा विपिन भी अक्सर मुझसे पूछता कि मम्मी, वो बूढ़ी औरत कहाँ गई है, और मेरे पास उस मासूम के सवाल का कोई जवाब ही नहीं होता था। अब घर का माहौल दुख से भरा हुआ हो गया था, जैसे कि हमारा कोई अपना बिछड़ गया हो। हालांकि वो कौन सा हमारी रिश्तेदारी थी, बस एक इंसानी हमदर्दी का रिश्ता था, पर यह रिश्ता खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरा महसूस होने लगा था। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि विपिन के स्कूल के जूते बिल्कुल जो अब आकर जवाब दे चुके हैं, उनका तला घिस चुका था और वो चलते हुए अब उसको तकलीफ देते थे। माँ होने के नाते मेरा दिल करता था कि मेरा बच्चा टूटी हुई जूती पहनकर जाता है, उसको नई लाकर दूं। मैंने घर में जमा की हुई थोड़ी बहुत रकम संभाली और भारी कदमों के साथ बाजार की तरफ चल पड़ी। बाजार में हमेशा की तरह शोर शराबा हो रहा था। लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई अपनी धुन में मगन था। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे और खरीदार सामान का मोलभाव कर रहे थे, पर मेरा दिमाग कहीं और ही था। मेरी आंखें बाजार की भीड़ में भी पुरानी चादर को ओढ़े हुए उस बूढ़ी औरत को तलाश कर रही थी। उसी झुके हुए सर को ढूंढ रही थी जो शायद किसी कोने में बैठा हो, पर वो कहीं भी नजर नहीं आई। और मैं चलते चलते बाजार के उस हिस्से में आ गई जहां पर बहुत दुकान थी। वहां शीशे के बड़े बड़े शोरूम थे जिनके अंदर सजी हुई चीजें अपनी कीमत खुद बता रही थी। एक बहुत बड़ी दुकान के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। शोकेस के पीछे शीशे में बहुत ज्यादा खूबसूरत और मजबूत जूते रखे हुए थे। वो इतने चमकदार थे कि उनमें अपना अक्स नजर आ सकता था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ममता ने जोश मारा और दिल में एक हसरत सी जाग गई कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं बिना सोचे समझे अंदर जाती और वो सबसे महंगा जूता अपने बेटे विपिन के लिए खरीद लेती। मैं तो सच में ही विपिन को वो जूता पहने हुए देख रही थी कि वो कितना खुश होता और दोस्तों में कितना फख्र महसूस करता। लेकिन फिर हकीकत की कड़वाहट भरी लहर ने मुझे झंझोड़ दिया। मैंने अपनी मुट्ठी में दबे हुए कुछ नोटों को महसूस किया जिनकी गर्मी मुझे अपनी औकात याद दिला रही थी। मैंने एक लंबी सांस भरी और अपने आप को समझाया कि सपने देखना गरीबों का काम नहीं होता। मैंने सर झटक दिया और अपनी आंखों में आने वाली नमी को कंट्रोल करते हुए मुड़ने लगी ताकि सस्ते बाजार की तरफ जा सकूं, जहां से मेरी जेब की हैसियत के मुताबिक जूते मिलते हैं। अभी मैं मुड़ी ही थी कि अचानक से सड़क पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो। एक बहुत बड़ी काले रंग की चमकती हुई गाड़ी मेरे करीब से गुजर रही थी। वो गाड़ी उस बाजार की सड़कों और धूल मिट्टी के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। वो किसी और ही दुनिया की सवारी लग रही थी। गाड़ी की रफ्तार कुछ हल्की थी, शायद भीड़ की वजह से वो धीरे चल रही थी। मेरा ध्यान गैर इरादी तौर पर उस गाड़ी की तरफ चला गया। अचानक से गाड़ी की पिछली सीट का काला शीशा धीरे से नीचे सरका और अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी पसलियों से बाहर आ जाएगा। अंदर पिछली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी जिसने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए थे। उसके गले में मोतियों की माला थी और कानों में हीरे चमक रहे थे। उनके कपड़े रेशम के थे, जो कि शायद मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से भी महंगा होगा। उनके बाल बहुत अच्छे से बने हुए थे और चेहरे पर मेकअप की तय थी, लेकिन वो आंखें, वो गहरी वीरानी और डरावनी सी आंखों को हजारों की भीड़ में भी मैं पहचान सकती थी। वो वही औरत थी, बिल्कुल वही, जिन्हें मैं पिछले एक हफ्ते से तलाश कर रही थी। वो मेरे घर के बाहर बैठने वाली भिकारन ही थी, जिसके जूते फटे हुए थे और जिसके कपड़े तार तार थे। आज एक मालकिन की तरह इस गाड़ी में बैठी हुई थी। मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हलक में कांटे चुभने लगे। मैंने आंखें फाड़कर उसको देखा कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं,
पर नहीं, वो हकीकत थी। ऐसी हकीकत जो मुझे चौंका गई। वो औरत खिड़की से बाहर खुले आसमान को घूर रही थी। उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी जो उस वक्त होती थी जब वो मेरे दरवाजे पर बैठी हुई होती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो एक खाक जैसी थी और अब वो बहुत अमीर औरत लग रही थी। मेरी जुबान बंद हो गई। मैं चीखना चाहती थी, उनको आवाज देना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आखिर ये क्या माजरा है, तुम कौन हो और ये सब क्या चल रहा है। लेकिन आवाज मेरे गले में ही रुक सी गई थी। गाड़ी धीरे धीरे रेंगती हुई मुझसे दूर होने लगी और मैं वही पत्थर की मूर्ति बनी हुई खड़ी रह गई। बाजार का शोर मेरे कानों में गूंज रहा था, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी नजरों के सामने बस वो चेहरा था जो अब शीशा ऊपर होने की वजह से छुप चुका था। मेरे दिमाग में सवालों का एक तूफान उठ गया। वो कोई बहरूपिया थी जो भेस बदलकर भीख मांगती थी, या कोई बहुत अमीर औरत थी जो अपना मकसद पूरा कर रही हो, या फिर कोई ऐसी साजिश थी जिसके तह तक पहुंचना मेरे बस की बात नहीं थी। तभी विपिन के जूते मेरी याददाश्त से टकराए। अब सिर्फ वो गाड़ी और उसमें बैठी हुई वो औरत मेरी सोचों में जम गई थी। मैं बाजार के बीच खड़ी हुई कांप रही थी और मुझे लग रहा था कि ये वो दुनिया नहीं है जो हमें नजर आती है, बल्कि उसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। वो गाड़ी भीड़ के समंदर में एक बहुत बड़ी मछली की तरह तैर रही थी और मैं उसके पीछे खींची चली जा रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे उसकी तरफ खींच रही हो। मेरे कदम मेरे बस में नहीं थे। मेरा दिमाग चीख कर कह रहा था कि रुक जाओ, वापस मुड़ जाओ, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन मेरा दिल एक जिद्दी बच्चे की तरह अड़ा हुआ था, जैसे एक बच्चे को हर हाल में खिलौने के अंदर का राज जानना होता है। और बाजार का शोर मेरे कानों में तो पड़ रहा था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी जो हथौड़े की तरह मेरे सीने पर बरस रही थी। गाड़ी कुछ दूरी पर जाकर ट्रैफिक के जाम में फंस गई और यही वो मौका था जिसने मुझे उसके और करीब जाने का मौका दिया। मैं भीड़ को चीरती हुई फुटपाथ के किनारे किनारे चलती रही। मेरी नजरें उस काले शीशे पर जमी हुई थी जिसके पीछे वो औरत बैठी हुई थी जो कल तक मेरे दरवाजे की खाक हुआ करती थी और आज वो आसमान की बुलंदियों पर थी। मेरे दिमाग में वो सब मंजर बारी बारी घूम रहे थे। जब मैं उनके लिए रोटी लेकर जाती थी और वो कांपते हुए हाथों से रोटी पकड़ लेती थी। क्या वो ये सब कुछ एक नाटक था? क्या वो कांपते हुए हाथ और वो झुकी हुई कमर सब कुछ एक फरेब था, झूठ था? मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ एक अजीब सा डर भी महसूस हुआ कि मैंने अनजाने में किस आफत को अपने घर के सामने जगह दे रखी थी। तभी वो गाड़ी एक छोटे से मोड़ को काटने के लिए रुकी। वहां पर भीड़ थोड़ी कम थी और अचानक से गली के कोने से एक साया दिखाई दिया। ये कोई आम राहगीर नहीं था। उसका हुलिया देखते ही मेरे हलक में सांस अटक गई। उसने अपने चेहरे को एक काले मास्क से छुपा रखा था। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी जो शिकारी की तरह थी। उसके कपड़े भी काले थे। वो इंसान सीधा उस गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सी फुर्तिया और चौकन्नापन था, जैसे वो किसी हमले के लिए हर वक्त तैयार हो। मैं एक बिजली के खंभे की आड़ में हो गई। मेरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन बेचैनी ने मुझे जकड़ रखा था। मैं देखना चाहती थी कि आगे क्या होने वाला है। वो गाड़ी के पीछे दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया। उसने दाएं बाएं देखा, जैसे तसल्ली कर रहा हो कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। मैंने अपनी सांसें रोक ली और खुद को खंभे के साए में और ज्यादा छुपा लिया। फिर गाड़ी का शीशा एक बार फिर से नीचे हुआ और वही मंजर मेरी नजरों के सामने आ गया जिसने कुछ देर पहले मुझे बाजार में वही हैरान खड़ा कर दिया था। कार के अंदर वही फकीरनी बैठी हुई थी, लेकिन अब उनके चेहरे के आसार बिल्कुल बदल गए थे। अब उनके चेहरे पर वो गरीबी नहीं दिख रही थी जो मैं रोज देखती थी, बल्कि एक लापरवाह और जालिम सा सुकून था। उनकी आंखों में हुक्म देने वाली चमक थी। चेहरे को ढके हुए इंसान ने इज्जत से सर झुका लिया, जैसे वो अपनी मालकिन के सामने खड़ा हुआ हो। पर उस भिखारन ने अपने पर्स से एक चीज निकाली। मैंने गौर से देखा, ये तस्वीर थी, एक पुरानी सी तस्वीर जिसके किनारे शायद मुड़े हुए थे। उन्होंने वो तस्वीर खिड़की से बाहर निकाली और जैसे ही उनका हाथ रोशनी में आया, स्ट्रीट लाइट की तेज रोशनी सीधी उस तस्वीर पर पड़ी और वो मंजर मेरी आंखों के सामने रोशन हो गया, जिसने मेरी आत्मा तक को झुलसाकर रख दिया था। तस्वीर में नजर आने वाली जगह कोई और नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा कमरा था जिसकी एक एक दरार, एक एक चीज मेरी आंखों में बसी हुई थी। उस कमरे की दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर
और कोने में पड़ी हुई वो टूटी सी चारपाई, ये सब मेरे दिमाग में कैद वो हिस्सा थे जिसको मैं कभी अपने दिमाग से मिटा ही नहीं सकी थी। मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। मैं जानती थी कि ये तस्वीर कहाँ से ली गई है और किस चीज़ से ली गई है। ये मेरे गुजरे हुए वक्त का वो दरवाज़ा था जिसको मैं हमेशा के लिए बंद समझ रही थी, पर वो तस्वीर चीख-चीख कर खुद बता रही थी कि कोई उस दरवाजे के पार भी मौजूद है। और फिर फ़कीरनी ने तस्वीर को पलटा और उसके पीछे लिखी हुई लाइन, उस पर उसने एक उँगली रखी। मैं फासले पर थी लेकिन मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। उन शब्दों की मोटी लिखावट और उनकी लंबाई ने मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजा दी। मैं जानती थी कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, वो पता, वो खास मकान नंबर और वो गली का नाम, ये सब मेरी रगों में जहर की तरह दौड़ गए थे। वो एड्रेस किसी अजनबी का नहीं था, वो किसी दूसरे शहर का नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह का एड्रेस था जो मेरी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। मेरा खून रगों में ही जम गया और पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। ये वो राज था जो अब तक सिर्फ मेरे सीने में ही दबा हुआ था, अब उस फकीरनी के हाथ में था और वो उसे उस आदमी के हवाले कर रही थी जिसका मतलब सिर्फ तबाही और बर्बादी था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि ये वही फकीरनी है जो मेरे घर के बाहर बैठकर प्रार्थनाएं करती थी और आशीर्वाद देती थी। आज वो मेरे सबसे बड़े राज का सौदा कर रही थी। ये शायद मेरे सबसे प्यारे रिश्ते की मौत का प्लान बना रही थी। उसी एड्रेस का इस तस्वीर के पीछे लिखा हुआ होना इस बात का साफ साफ सबूत था कि वो सब कुछ जानती है। वो ये जानती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा असली ठिकाना क्या है। फिर उस आदमी ने वो तस्वीर उस औरत के हाथ से पकड़ ली और उस एड्रेस को देखकर सर हिलाया। उसके सर हिलाने में जो यकीन था वो मेरे लिए मौत का अंदेशा था। उस लम्हे भिखारन के होठों पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट आ गई, जिसको देखकर मुझे लगा कि जैसे कोई सांप अपना फन फैला रहा हो। उसके बाद उसने उस आदमी को कुछ कहा और वो इशारा किया कि काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, और वो आदमी तस्वीर जेब में डालकर वहां से भीड़ में कहीं गायब सा हो गया और गाड़ी का शीशा ऊपर हो गया। गाड़ी फिर से चल पड़ी, पर अब मैं उसका पीछा करने के काबिल नहीं रही थी। मैं वहीं फुटपाथ पर गिरने के नजदीक थी। मेरी सांस उखड़ने लगी और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो तस्वीर और उसके पीछे लिखा हुआ एड्रेस मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहा था। मुझे समझ आ गई कि वो फकीरनी वहां क्यों बैठती थी। वो मेरे घर आकर खाना नहीं मांग रही थी, वो तो निगरानी कर रही थी। वो सिर्फ ऐसे वक्त का इंतजार कर रही थी जिसमें वो अपना कदम चल सके, और अब वही वक्त आ गया था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से वापस मुड़ी तो मेरा हर कदम बहुत भारी हो गया था। मुझे लग रहा था कि अब घर जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एड्रेस, वो बदकिस्मत एड्रेस जो तस्वीर पर लिखा हुआ था, उसका ताल्लुक मेरे घर से ही था, जिसको मैं दुनिया से छुपाए हुए फिरती थी। बाजार की रौनक अब मेरे लिए सन्नाटे का मंजर दिख रही थी। मुझे हर इंसान अब दुश्मन लग रहा था। मैंने अपने दुपट्टे को अपने ऊपर सख्ती से लपेट लिया, जैसे मुझे ये उस डर से बचा सके, लेकिन वो डर तो मेरे अंदर बैठ गया था। वो एड्रेस, वो आदमी, वो डरावना मंजर मानो किसी भूत की तरह मेरा पीछा कर रहा था। मैं अपने घर की तरफ भाग रही थी। मेरी रफ्तार में एक जुनून सी हालत थी। मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था। हालांकि अब मुझे पता चल गया था कि कोई जगह सुरक्षित नहीं रही। मैं जब घर पहुंची तो मेरी हालत बहुत खराब थी। विपिन ने मुझे देखा तो वो भी डर गया। मम्मी, आपको क्या हुआ है? उसने पूछा था। लेकिन मैं उसको क्या बताती कि मैंने अपनी मौत का हुक्म देख लिया है। मैंने वो राज फाश होते देख लिया है जिसकी कीमत हमारी जिंदगी है। मैंने उसे सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। वो मासूम सा बच्चा मेरी हालत देखकर सहम गया, पर मैं उसको ये नहीं बता सकती थी कि जिस जूते की दुकान पर मैं गई थी वहां से मैं जूते नहीं बल्कि डर का एक ऐसा जोड़ा पहनकर आई हूँ जो अब उम्र भर मेरे पैरों के नीचे से नहीं उतरेगा। वो तस्वीर और वो कमरा और वो एड्रेस मेरे दिमाग के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह बार बार चल रहा था, पर मैं सोच रही थी कि क्या अब भागने का वक्त आ गया या फिर मुकाबला करने का। लेकिन मुकाबला किससे? उस ताकतवर औरत से जो अपने इशारों पर किसी को भी मौत दे सकती है, या उस गुजरे हुए वक्त से जो उस एड्रेस की शक्ल में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। रात का सन्नाटा भी अब और गहरा हो गया था, पर मेरे अंदर का शोर मुझे पागल किए जा रहा था। मैं जानती थी कि वो आदमी अब उस जगह की तरफ बढ़ रहा होगा, पर मैं यहाँ पर हाथ रखे हुए बैठी थी। मेरी बेबसी मेरे आंसुओं की शक्ल में बह रही थी और मैं सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी
कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अब फैसले का वक्त गुजर गया था और तकदीर का लिखा हुआ अब सामने आ रहा था। रात के उस पिछले पहर की डर से भारी खामोशी मेरे दिमाग में उस पुरानी बात की यादें ताज़ा कर रही थी, जब मेरी जिंदगी का पन्ना पलटा था। वो रात भी ऐसे ही बेरहम और बेचैन सी थी, जब मेरा सुहाग उजड़ गया था और जब कुछ ही दिन हुए थे कि मैं अपनी खाली गोद और वीरान घर के दुख में डूबी हुई थी। मेरा पति मुझे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर जा चुका था। मेरे पास जीने की अब कोई वजह भी बाकी नहीं रही थी। मैं उस रात बहुत ज्यादा घबरा रही थी। घबराकर घर से बाहर निकल आई। मैं गलियों में भटक रही थी कि शायद मौत मुझे गले लगा ले, पर उस दिन मौत की जगह एक जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हुए मुझे कोई आवाज सुनाई दी, एक ऐसी कमजोर और कांपती हुई आवाज जिसने मेरे कदम जकड़ लिए थे। मैंने डरते डरते आगे बढ़कर देखा तो वहां पर गंदगी और कूड़े के बीच एक फटे हुए कंबल में लिपटा हुआ एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा था। वो सर्दी से कांप रहा था और रो रहा था और उसकी सिसकियां हल्की होती जा रही थी। ये वही लम्हा था जब मेरी सोई हुई ममता जाग उठी। मैंने अचानक से दाएं बाएं देखा कि शायद कोई बदकिस्मत इंसान उसको यहाँ छोड़कर अभी गया हो, लेकिन वहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सिर्फ आवारा कुत्ते थे जो उस शिकार पर नजर जमाए हुए बैठे थे। मैंने एक लम्हे रुके बिना उस नन्ही सी जान को अपनी बाहों में उठा लिया, उसके ठंडे से जिस्म को अपने सीने की गर्मी दे दी तो उसने रोना बंद कर दिया और मेरी तरफ अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा। उन आंखों में एक ऐसा सवाल था, एक ऐसी अपील जिसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। मैं उसको घर ले आई, उसको नहलाया धुलाया और सीने से लगा लिया। ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मेरी खाली गोद भरने के लिए उसको यहाँ पर भेज दिया हो। ये विपिन था, मेरा विपिन, जिसको मैंने कूड़े के ढेर से उठाकर अपने दिल का टुकड़ा बना लिया था। लोग बातें बनाते थे और मोहल्ले वाले उंगलियां उठाते थे कि ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया है, पर मैं उस वक्त बहरी हो गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह ही नहीं थी, सिवाय उस नन्ही सी जान के, जिसकी सांसें अब मेरी सांसों के साथ जुड़ गई थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, मेरा डर भी बढ़ता गया। मुझे हर वक्त डर लगा रहता कि कहीं वो जालिम लोग वापस नहीं आ जाए जिन्होंने उसको कूड़े के पास फेंका था, या कहीं कोई दावेदार नहीं उठ खड़ा हो जाए। बस इस डर की वजह से ही मैंने वो मोहल्ला, वो गली और वो शहर ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि विपिन के बीते हुए वक्त का कोई भी साया उस पर पड़े। मैं उसको लेकर एक अजनबी गांव में आ गई, जहां हमें कोई भी नहीं जानता था। फिर मैंने मेहनत मजदूरी करी, लोगों के कपड़े सिए, घरों में काम किया और विपिन को पाला, उसकी परवरिश की। उसको कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो मेरा खून नहीं है, बल्कि वो तो मेरे खून के रिश्तों से भी ज्यादा प्यारा था। मैंने अपनी जवानी, अपनी खुशियां और अपने सपने सब उसके ऊपर न्योछावर कर दिए, ताकि वो एक इज्जतदार और अच्छी जिंदगी गुजार सके। मैं समझती थी कि मैंने गुजरे हुए वक्त के अब सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर चुकी हूँ और अब कोई भी हम तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत। वो फकीरनी जो मेरे दरवाजे पर कई महीनों से बैठी होती थी, वो दरअसल उस बीते हुए वक्त की एक कड़ी लगती थी। वो कोई भिखारन नहीं थी, बल्कि एक शिकारी थी जो अपने शिकार की निगरानी कर रही थी, उस पर नजर रख रही थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि वो विपिन को इतनी गौर से क्यों देखती थी और उसके चेहरे के नैन नक्श मिला रही थी। वो खुद को यकीन दिला रही थी कि ये वही बच्चा है जो सालों पहले गायब हुआ था, या जिसको गायब किया गया था। वो तस्वीर जो उसने उस आदमी को दी थी, वो यकीनन विपिन के बचपन की ही होगी, या फिर उस निशानी की होगी जो उसके गले में थी जब मैंने उसको उठाया था। एक छोटा सा लॉकेट मैंने संभाल कर रखा था, पर कभी विपिन को पहनने नहीं दिया, इस डर से कि कहीं कोई पहचान नहीं ले। आज वो सारा डर एक जिंदा हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा हुआ था। वो आदमी विपिन को लेने आ रहा था और वो लोग मेरा सहारा छीन रहे थे। मेरा बेटा, मेरी पूरी दुनिया, जिसके लिए मैंने दुनिया से टक्कर ली थी, अब उसको मुझसे जुदा करने की साजिश पूरी हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो फकीरनी उस अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है जिसका ये खून है। शायद वो उसकी दादी है या कोई करीबी रिश्तेदार जो अब अपनी नस्ल को अपने पास वापस लेने आई है, या फिर शायद वो दुश्मन है जो इस चिराग को ही खत्म करना चाहती है, जो गलती से बच गया था। मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थी। मैं विपिन के सिरहाने बैठी हुई उसके मासूम चेहरे को देख रही थी। वो बेखबर सो रहा था। उसको पता भी नहीं था कि उसकी माँ पर और उसकी जिंदगी पर क्या मुसीबत टूटने वाली है। मैंने उसके माथे को चूम लिया और मेरे आंसू उसके गाल पर टपक पड़े,
पर मैंने फौरन से अपने आंसू साफ कर लिए। ये वक्त रोने का नहीं था, ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं था। अगर मैं रोती रही तो सुबह का सूरज निकलने से पहले ही मेरा बेटा मुझसे छीन लिया जाएगा और मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। मुझे लड़ना था, मुझे उस शेरनी की तरह बनना था जो अपने बच्चों के लिए जंगल के हर दरिंदे से टक्कर ले लेती है। फिर मैंने एक गहरा सांस लिया और अपने आप को काबू में किया। मेरे दिमाग में एक बहुत खतरनाक प्लान बन रहा था, एक ऐसा प्लान जिसमें ममता की खुदगर्जी बहुत ऊपर दर्जे पर थी। मुझे विपिन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना था। मैंने विपिन को झंझोड़ कर जगाया और उसके कानों में हल्के से कहा कि उठो बेटा, हमें फौरन ही निकलना है यहाँ से। मैंने उसको बताया कि हालात खराब हैं और उसको पीछे के दरवाजे से खेतों के रास्ते शहर जाना होगा। विपिन की आंखों में नींद और साथ ही डर था। वो मेरी घबराहट देखकर बिना सवाल किए उठ गया। मैंने उसको जल्दी से तैयार किया, कुछ पैसे दिए और ऊपर वाले के हवाले करते हुए पिछले दरवाजे से अंधेरे में धकेल दिया, जब तक वो नजरों से गायब नहीं हो गया। मेरा दिल हलक में अटका रहा। विपिन के जाने के बाद मैंने वो काम किया जिसके लिए शायद मेरा ज़मीर मुझे कभी भी माफ़ नहीं करता, पर एक माँ का ज़मीर उसके बच्चे के प्यार के सामने खुद गर्ज हो जाता है। मैं बराबर के घर गई जहाँ पर एक गरीब मजदूर का बच्चा रहता था, जो अक्सर हमारे घर खेलता था और कभी कभी रात को यहीं पर सो जाता था। मैंने उसको आवाज़ दी तो वो बेचारा कच्ची नींद में उठकर मेरे पास आया। तब मैंने उसको लालच दिया कि आज रात तुम विपिन के बिस्तर पर सो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई है और वहाँ नरम गद्दा है। वो मासूम बच्चा खुशी से चहक उठा। उसको क्या पता था कि वो नरम गद्दा आज रात कांटों की सेज बन सकता है। मैं उसको अपने घर ले आई, उसे पेट भरकर खाना भी खिलाया और फिर खीर खिलाई। विपिन के बिस्तर पर मैंने उसको लेटने को भी कह दिया। उस पर विपिन की वही चादर उड़ा दी जो विपिन रोज लेता था और कमरे की हल्की रोशनी कर दी ताकि अंधेरे में चेहरा साफ नजर नहीं आए। वो बच्चा फौरन ही गहरी नींद में सो गया। उसको विपिन की जगह सोता हुआ देखकर मेरे दिल में एक लम्हे के लिए तकलीफ उठी कि मैं एक बेगुनाह की कुर्बानी दे रही हूँ। पर फिर विपिन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और फिर मैं पत्थर की हो गई। मैंने सोचा कि अगर वो लोग आएंगे तो अंधेरे में उसको विपिन समझकर ले जाएंगे और उस बच्चे को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें तो विपिन चाहिए था और इतनी देर में मेरा विपिन बहुत दूर जा चुका होगा। ये एक जुआ था जो मैंने खेला था, एक ऐसा जुआ जिसमें दांव पर किसी और की जान लगी थी, पर जीतने वाला इनाम मेरा बेटा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया और खुद दूसरे कमरे की तरफ बैठ गई जहाँ से मैं सब कुछ देख सकती थी। मेरे हाथ में वही खंजर था और मेरे दिल में डर और उम्मीद की जंग जारी थी। मैं उस आदमी का इंतज़ार करने लगी जो मौत का पैगाम लेकर आ रहा था और मुझे यकीन था कि जब वो आएगा तो उस बिस्तर पर विपिन ही नजर आएगा, क्योंकि ममता की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। रात की गहराई बढ़ती गई और अब सिर्फ इंतजार था जिसकी बुनियाद मैंने हिला दी थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और सबसे गहरी रात थी, जब मेरे सामने मेरे बिछाए हुए जाल में वो मासूम शिकार फंस गया। वो आदमी आए और अंधेरे में उस बच्चे को विपिन समझकर उठाकर ले गए। उनके गाड़ी के पहियों की आवाज़ मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मेरा कलेजा फट रहा था और ज़मीर मुझे झंझोल रहा था कि मैंने अपनी ममता के लिए एक बेगुनाह की बलि चढ़ा दी। पर इस वक्त मेरे पास पछतावे का वक्त नहीं था। मुझे उस कुर्बानी को ख़राब नहीं जाने देना था। मैंने फ़ौरन से अपना सामान उठाया और पिछले दरवाजे से निकलकर दीवानों की तरह खेतों की तरफ भागी, जहाँ पर मेरा विपिन इंतज़ार कर रहा था। रात का अंधेरा और जंगल के सन्नाटे में जब मैंने विपिन को सही और सुरक्षित देखा तो मेरी जान में जान आई। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने वो गांव, वो घर और वो सब यादें वहीं पर छोड़ दी और एक नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ी। बस और ट्रेन के धक्के खाते हुए हम एक ऐसे बड़े शहर में पहुंच गए जहां पर इंसानों का समुंदर था और उस समुद्र में हमारी पहचान खो गई थी। हमने यहाँ अपनी जिंदगी की शुरुआत की और एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया और मैंने दोबारा से मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। विपिन अब समझदार हो गया था। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करना भी शुरू कर दिया। हम दोनों ने डर के साए में जीना छोड़ दिया था, पर हम बहुत ध्यान रखते थे, कभी लापरवाही नहीं दिखाते। मैं हर वक्त चौकन्ना रहती थी कि कहीं कोई पुराना साया हमारा पीछा तो नहीं कर रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे अब वक्त गुजरता गया, वो डर धुंधला होता गया। साल महीने में और महीने दिनों में बदलते गए। विपिन अब एक नौजवान बन गया था। उसकी समझदारी और मेहनत ने उसको एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिला दी थी
हमारे हालात अब थोड़े बदल गए थे। अब हम गरीबी की लकीर से निकलकर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। विपिन मेरा फख्र था, मेरा मान था। उसने मुझे वो सुख दिए थे जिनकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो मेरी खिदमत करता और मुझे पलकों पर बिठाकर रखता। उसका प्यार देखकर मुझे अक्सर वो रात याद आ जाती जब मैंने उसको कूड़े के ढेर से उठाया था। ऊपर वाले ने मेरे इस अच्छे काम का सिला मुझे दुनिया में ही दे दिया था। पर तकदीर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। गुजरा हुआ वक्त कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। वो हमेशा आपके साथ रहता है और तब वार करता है जब आप सबसे ज्यादा बेफिक्र होते हैं। एक शाम जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हम दोनों माँ बेटा चाय पी रहे थे, अचानक से हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये दस्तक कोई आम नहीं थी। इसमें एक ऐसी गूंज थी जिसने मुझे 20 साल पुरानी बात याद दिला दी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विपिन ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर का मंजर देखकर मेरे हाथ से चाय का कप गिरकर टूट गया और दरवाजे पर वही बड़ी काली सी गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके साथ दो लंबे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और उनके बीच वही भिकारन खड़ी हुई थी। पर अब वो भिकारन नहीं लग रही थी। वो वक्त के साथ बदल गई थी और उसकी कमर भी झुक गई थी और चेहरे पर झुर्रियां और ज्यादा बढ़ गईं। पर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और वही जाल था। वो महंगे कपड़े पहने हुई थी और हाथों में हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। विपिन हैरत से उनको देख रहा था, पर मैं उसको पहचान गई थी। ये वही औरत थी जिसने मेरी जिंदगी खराब करी हुई थी। बिना इजाजत के अंदर दाखिल हुई और सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरों में अब दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचारगी थी और मिन्नतें थीं जो उनके अमीर होलिये से मेल नहीं खा रही थी। उन्होंने विपिन की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए और कांपती हुई आवाज में कहा कि विपिन मेरे बेटे, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। विपिन ने सवाल भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर उस औरत को उनसे पूछा कि आप कौन हैं और मुझे आप बेटा क्यों कह रही हैं। उस बूढ़ी औरत ने एक गहरा सांस लिया और वो राज फाश कर दिया जिसको मैंने 20 साल तक अपने सीने में दबाए रखा था। उन्होंने कहा कि विपिन, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम शहर के सबसे बड़े जागीरदार अमीर घराने के चिराग हो। तुम मेरे पोते हो, मेरे इकलौते वारिस। तुम्हारे पापा के मरने के बाद जायदाद के लालच में तुम्हारे चाचा ने तुम्हें किडनैप करवाकर मरवाना चाहा था, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें बचा लिया। हमें बताया गया था कि तुम मर चुके हो, पर कुछ साल पहले मुझे सच का पता चला। तब से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें लेने की कोशिश की थी, पर तुम्हारी ये नाम की माँ जो तुम्हें भगाकर ले आई थी, उन्होंने मेरी तरफ एक जहरीली नजर डाली। विपिन भी पत्थर का हो गया था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो जिसको एक मजदूर माँ का बेटा समझता था, वो अरबपति खानदान का वारिस है। बूढ़ी औरत ने बात जारी रखी। उसने कहा कि विपिन मेरे पास आ जाओ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मौत के नज़दीक भी हूँ और मेरे पास इस सल्तनत का कोई वारिस नहीं है। ये सब तुम्हारा है। ये बंगला, ये गाड़ियाँ, ये फैक्ट्रियाँ, सब कुछ तुम्हारे कदमों में है। बस एक बार हाँ कर दो और मेरे साथ चलो। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम बादशाह होगे। इस औरत को छोड़ दो जिसने तुम्हें चोरी किया और छुपाकर रखा। विपिन ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खामोश थी क्योंकि मैं जानती थी कि खून अपने खून को पुकार रहा है और आज मेरा इम्तिहान है। मैंने विपिन को पाला था, पर मैं उसको दौलत और नाम नहीं दे सकती थी जो ये बुढ़िया उसके कदमों में न्योछावर कर रही थी। कमरे में एक संगीन खामोशी छा गई। उस औरत को यकीन था कि दौलत की चमक और खून का रिश्ता विपिन को उसकी तरफ खींच लेगा। तभी उन्होंने विपिन के सामने चेकबुक और जायदाद के कागज रख दिया और कहा कि इन पर साइन कर दो और अपने गुजरे हुए सब वक्त को भूल जाओ। विपिन ने उन कागज को देखा, फिर उस बूढ़ी औरत को देखा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हालत थी जिसको समझना मुश्किल था। फिर वो धीरे से चलता हुआ उनके करीब गया। बुढ़िया के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट उभरी हुई थी। उसको लगा कि उसने बड़ी बाजी जीत ली है। पर विपिन ने जो किया, उसने उस बूढ़ी औरत के साथ साथ मुझे भी हैरान कर दिया। विपिन ने वो कागज और चेकबुक उठाई और उनको फाड़कर हवा में उछाल दिया। कागज के टुकड़े बर्फ के टुकड़ों की तरह फर्श पर बिखर गए। बुढ़िया की आंखें फटी की फटी रह गईं। विपिन की आवाज गूंजी, पर उस आवाज में इतनी ताकत थी और दर्द था कि कमरे की दीवार भी कांप उठी। उसने कहा कि आप शायद भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। आप उस विपिन से बात कर रही हैं जिसको इसी खून ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था ताकि कुत्ते उसको नोच खाएं। और आज आप मुझे अपना वारिस बनाने आई हैं क्योंकि आपको अपनी दौलत संभालने के लिए एक सहारा चाहिए।
पर उस वक्त आपकी ममता कहाँ पर थी, जब मैं भूख से बिलख रहा था और सर्दी से ठिठुर रहा था। उस वक्त मेरा वारिस कौन बना था बताइए? यही औरत जो सामने खड़ी हुई है, जिसको आप बस नाम की माँ कह रही हैं। विपिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, ये मेरी माँ है, वो नहीं जिसने मुझे जन्म देकर कूड़े में फेंक दिया, बल्कि वो है जिसने कूड़े से उठाकर मुझे सीने से लगा लिया। आप कहती हैं कि मैं आपके खून का वारिस हूँ, पर मैं इस खून पर थूकता हूँ जिसमें वफा नहीं है। मैं उस औरत का वारिस हूँ जिसने अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ, अपनी जिंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी, जिसने मुझे उस वक्त अपनाया जब मैं गंदगी में लिपटा हुआ था। आप अपनी दौलत, अपनी जायदाद अपने पास ही रखिए। मुझे ये हवेली, ये सल्तनत नहीं चाहिए। ये सब आपको ही मुबारक हो। मेरे लिए मेरी माँ का ये आंचल आपकी पूरी सल्तनत से ज्यादा कीमती है। मैं वो नाम नहीं चाहता जो मुझे गंदगी में फेंक कर गया था। मैं उसी नाम के साथ मरना पसंद करूंगा जो इस औरत ने मुझे दिया है। अब आप जा सकती हैं और दोबारा से कभी भी यहाँ पर मत आइएगा, क्योंकि यहाँ किसी का कोई वारिस नहीं रहता। यहाँ पर सिर्फ एक बेटा रहता है जो अपनी माँ के साथ बहुत खुश है। विपिन के लहजे में जो हिम्मत से भरा हुआ फैसला था, उसने बुढ़िया की उम्मीद का खून कर दिया। वो कांपते हुए कदमों के साथ पीछे हटी और उसकी आंखों में धूल थी। वो दौलत जो इस दुनिया में हर चीज हिला सकती थी, आज एक बेटे के प्यार को खरीदने में नाकाम हो गई। वो खाली हाथ वापस मुड़ गई और जब वो दरवाजे से बाहर निकल रही थी, तो वो एक मगरूर जागीरदारनी नहीं, बल्कि एक हारी हुई बूढ़ी औरत लग रही थी, जिसके पास सब कुछ होकर भी अब कुछ नहीं था। गाड़ी के दरवाजे बंद हुए और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकल गई। विपिन ने दरवाजा बंद किया और मेरे कदमों में बैठ गया। उसने मेरे हाथों को चूमा और अपने भीगे हुए चेहरे पर लगा लिया। हम दोनों माँ बेटे देर तक गले लगे रोते रहे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये जीत के आंसू थे। प्यार की जीत, वफा की जीत और उस रिश्ते की जीत जो खून से नहीं बल्कि एहसास से बनती है। बाहर बारिश रुक गई थी और बादल छट रहे थे, जैसे आसमान भी हमारे फैसले पर मुस्कुरा रहा हो। मैंने विपिन के सर पर हाथ फेरा और दिल से उसके लिए प्रार्थना निकली कि ए ऊपर वाले, तूने मेरी लाज रख ली। मैंने कूड़े से जो हीरा उठाया था, आज उसने साबित कर दिया कि असली कीमत पत्थर की नहीं होती, बल्कि उस जौहरी की होती है जो उसे तराशता है। हमारी जिंदगी फिर से उसी रूटीन पर चल पड़ी, लेकिन अब उसमें एक नया सुकून था। एक ऐसा सुकून कि दुनिया की कोई ताकत भी हमें जुदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमने दौलत को ठुकराकर प्यार को चुना था और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत थी। ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है, पर इसका सबक हमेशा जिंदा रहेगा कि माँ वो नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि माँ तो वो होती है जो पालती है, पोसती है, जो संभालती है और जो अंधेरों में भी रोशनी बनकर रास्ता दिखाती है। और औलाद सच्ची होती है जो उस कुर्बानी की कदर करे और वक्त आने पर सही रास्ता चुने। हमने अपना सही रास्ता चुना और हम उस पर सुकून से थे। दुनिया हमें गरीब समझे तो समझे, पर हम प्यार के बादशाह थे और हमारी ये छोटी सी दुनिया इस बुढ़िया की बड़ी सल्तनत से कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी, जहां लालच का जर्रा भी नहीं था, सिर्फ वफादारी का राज था। इस कहानी का सबक ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता खून का नहीं बल्कि उस दिल का होता है जो किसी को अपनाने की ताकत रखता है। माँ बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता। माँ वो होती है जो किसी पराये बच्चे को भी अपनी पूरी जिंदगी, अपनी नींद, अपना सुकून और अपने सपने बिना किसी स्वार्थ के न्यौछावर कर दे। असली ममता वहां दिखाई देती है जहां खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल का जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है कि दुनिया की कोई दौलत, कोई ताकत, कोई पहचान उस रिश्ते की बराबरी नहीं कर सकती। और इंसान की असली कीमत उसके पास कितनी जायदाद है, इससे नहीं मापी जाती। उसकी किस्मत इस बात से तय होती है कि उसने किसी की जिंदगी में कितना प्यार, कितना सहारा और कितनी रोशनी भर दी है। जिसने किसी को उठाकर संभाला हो या तराशा हो, तकलीफों में ढालकर हीरा बनाया हो, वही तो एक असली मालिक, असली वारिस और असली पेरेंट्स कहलाता है। हाँ, दौलत की चमक बड़ी तेज होती है, पर रिश्तों की रोशनी उससे कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची होती है। खून के रिश्ते कई बार स्वार्थ में बदल जाते हैं, लेकिन दिल से बनाए गए रिश्ते कभी भी धोखा नहीं देते। वो वक्त की हर चोट, हर तूफान और हर लालच की आंच से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि जब दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो, साथ ही इंसानियत जिंदा हो, तो ऊपर वाला हर कुर्बानी का फल वापस देता है। कभी देर से, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से। जिसने कूड़े से एक बच्चे को उठाकर उसे जिंदगी दी,
उसी का बेटा आगे चलकर दुनिया की सारी दौलत को ठुकराकर ये साबित कर देता है कि इंसान की असली पहचान उसके खून से नहीं, उसकी परवरिश से होती है। और अंत में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ वो नहीं होती जो जन्म दे, बल्कि माँ तो वो होती है जो किसी को अपने प्यार से जन्म दे। और औलाद वो नहीं जो खून से जुड़ी हो, औलाद तो वो होती है जो अपने दिल से जुड़ी हुई मोहब्बत का साथ निभाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।